नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी नेट पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच पानी और नदियों को लेकर क्या समस्या है और इसका भारत और चीन के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। दरअसल चीन ने पिछले 3 साल से भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियों से जुड़ा जरूरी जल डेटा देना बंद कर दिया है। ये नदियां चीन से शुरू होती हैं और भारत में बाढ़ आने की जानकारी, बांध बनाने और जल प्रबंधन के लिए ये डेटा बेहद जरूरी होता है। जल मंत्रालय ने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई में बताया है कि 2022 से चीन ने ये जानकारी भारत को साझा नहीं की। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पहले जो समझौते यानी कि एमओयू जो थे वो खत्म हो चुके हैं और इन्हें नया नहीं किया गया, यानी कि इन्हें रिन्यू नहीं किया गया और मंत्रालय ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से मना कर दिया। इसलिए भारत को अपनी जल सुरक्षा और योजनाओं में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल ये मामला सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच एक विश्वास और सहयोग की कमी को दर्शा रहा है। खासकर जब भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता आतंकवाद के कारण रुका हुआ है, तब चीन के साथ भी जल डेटा नहीं मिलने से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है। तो भारत ने जो जल समझौता पाकिस्तान के साथ था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब ये जो चाइना है, चाइना से भी किसी तरीके का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा कहा जाता है, यानी कि पानी से मिला हुआ जो डेटा होता है वो भारत को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में ये बन जाती है। भारत और चाइना के बीच जो एमओयू थे वो साइन किए गए थे, लेकिन एमओयू एक्सपायर होने के बाद, एमओयू खत्म होने के बाद दोबारा से इस एमओयू को रिन्यू नहीं किया गया है। तो चाइना की तरफ से किसी प्रकार का डेटा अब नहीं दिया जा रहा है पानी को लेकर, क्योंकि ये डेटा बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने देश में डैम बना रहे हैं, तो भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ करीब 60 साल पुराना ये जल समझौता स्थगित कर दिया। लेकिन अब भारत पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़ा कोई भी डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, पर चीन पहले से ही भारत को डेटा नहीं दे रहा है। चीन साल 2022 से ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों से जुड़ा डेटा भारत से साझा नहीं कर रहा है, जबकि नदियों पर दोनों देशों के बीच एमओयू हुए थे, लेकिन अब वो समय पूरा होने के बाद उसे रिन्यू दोबारा से नहीं किया गया। तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जब ये हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। भारत ने पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसी मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कुछ मेहमानों की मौजूदगी है। मैं आपको तारुफ करा दूं, हमारे साथ राकेश रमन, वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डीके गिरी, विदेश मामलों के खास जानकार, हमारे साथ बने। बहुत स्वागत है सर आप सभी मेहमानों का। तो सबसे पहले मैं राकेश रमन जी का रुख करना चाहूँगा। राकेश रमन जी, आपके हिसाब से ये जो मुद्दा है, जो एमओयू रिन्यू चाइना की तरफ से भी नहीं किया गया और भारत ने पाकिस्तान से भी जो समझौता है उसे खत्म कर दिया है, तो इन दोनों को अगर मिला जुला करके देखिए तो आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? देखिए, सबसे पहले आपने जो उठा लिया चीन के साथ जो हमारा एमओयू का रिन्यू नहीं होना, वो कोई टेंशन का विषय नहीं है। ये एक भ्रम को फैलाकर और बढ़ा चढ़ाकर बताई जा। दरअसल जो ब्रह्मपुत्र का जो स्पैन भारत के साथ लगता है वो बहुत चौड़ा चाइना के साथ नहीं है, लेकिन जब वो आसाम में आता है तब ये किलोमीटर में होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर हमें नहीं पड़ेगा, भारत को नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि भारत ने भी कोई जल्दीबाजी नहीं की है और इसको करने में कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। रही बात पाकिस्तान के साथ जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने रद्द किया, स्थगित किया, रद्द भी नहीं, अभी रद्द होना बाकी है और स्थगित किया है। तो दोनों डिफरेंट सिनेरियो हैं। एक तरफ पाकिस्तान को हम अपने हिस्से का भी पानी दे रहे थे और दूसरे तरफ वो दूसरे तरफ का इशू है। ये कोई जो कहा जा रहा है कि चीन के साथ हमारे पानी के जो एमओयू नहीं रिन्यू हुए हैं, उनको डिटेल अभी पता ही नहीं है। भारत को इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा।
सबसे पहली बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। ये क्या है कि हमारे देश में एक इकोसिस्टम है, वो भारत को कहीं न कहीं से घेर कर पाकिस्तान के आगे छोटा करने की कोशिश करता रहता है, और उसी का ये प्रयास है चीन वाली मुद्दे को उठाना। दिक्कत पाकिस्तान को है जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी स्थगित किया। इसके अंदर 1960 में कराची में बैठकर पंडित नेहरू ने जो समझौतों पर हस्ताक्षर किया था, एक तरह से भारत के लिए वो सुसाइडल के समान था। बहुत सारे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, अब लोग उसको स्टडी कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि यहाँ पर तो भारत के हित का नेहरू जी ने ख्याल ही नहीं रखा। और उस जनरल अयूब के साथ बैठ के इनकी समझौते हुए थे। इस समझौते के तहत सतलज रावी व्यास ये जो एक साथ की नदियां हैं, इसके 80% पानी उनको दे दिया गया, और केवल भारत को 20% पानी लेना था, वो भी हम नहीं लेते थे। और कल गुजरात के अपने दौरे के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वो बहुत गौर करने वाली बात है कि हमारे उस समझौते के तहत हमें डिसिल्टिंग करने का भी अधिकार नहीं था। आप बिलीव करेंगे, इस समझौते के बाद हमने पाकिस्तान में अपने पैसे से डैम बनवाया और उनके लिए किया, संरक्षित करने के लिए। और तो और ऐसे उस समझौतों के तहत वहां का एक इंजीनियर कह लीजिए, एक्सपर्ट कह लीजिए, वो आकर भारत के डैम को चेक करेगा, और वो जो ग्रीन सिग्नल देगा तब आप पानी छोड़ेंगे। अरे मतलब ये डैम जैसे हमारा न होकर उनका हो गया। अब स्थगन होने से और स्थगन हो जाने से अब कम से कम उन्हें ये तो नहीं पता कि हम पानी कब छोड़ेंगे और कब संभाल के रखेंगे। और जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था डिसिल्टिंग की बातें, उस डिसिल्टिंग को आप समझिए बिल्कुल कि उस जो डैम की जगह जितनी कैपेसिटी थी 90% वो सिल्ट से भरा हुआ है, गाद से भरी हुई है। अब जब तक वो खाली नहीं होगा, गाद नहीं हटेगा, तो आपके यहाँ पानी का स्टोरेज ऐसे ही कम जाएगा जो होना चाहिए था। तो बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज और मैं बता दूं लगे हाँ, कि जो आपने देखा होगा कि स्थगन के बाद भी हमने 2 बार पानी छोड़े और 2 बार बंद किए हैं अब तक। तो क्यों छोड़े? दरअसल हम डिसिल्टिंग का काम शुरू कर दिए हैं। हमने एक साथ तमाम गेटों को खोल दिया ताकि पानी के साथ गाद भी निकल जाए, और ऐसा हम 2 बार करके कुछ हद तक गाद को पाकिस्तान भेजने में अब तक सफल हुए हैं। जी जनाब। ठीक है, मेरे साथ प्रोफेसर डीके गिरी विदेश मामलों के खास जानकार हैं। प्रोफेसर डीके, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को आप जियोग्राफिकली कैसे देखते हैं और इसका कितना असर भारत पर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? ये भारत के ऊपर रमन साहब तो कहने ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे उसका मैं उसमें अध्ययन नहीं किया कितना असर पड़ेगा, लेकिन चाइना का जो हमें सूचना चाहिए नहीं देने से उसका शायद ज्यादा असर ना पड़े, और इंडिया को मेकअप तो उसको करना पड़ेगा उस जो सूचना की जो जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे इंडस ट्रीटी का आपने जिक्र की, इंडस वाटर ट्रीटी का, उसमें उसको मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। तो उसमें हमें जो हमने उसको बातिल किया है, सस्पेंड किया है, उस पे तो भारत के ऊपर कूटनीति डिप्लोमेटिक असर तो पड़ना ही है। उससे उससे हमें तैयारी करना पड़ेगा। चाहे पाकिस्तान के ऊपर तो भारी असर पड़ रहा है, उसका जो प्रभाव पानी बंद करने का जो हमने ये तय किया है या उसको कंट्रोल करने का, इंडस वाटर ट्रीटी को ना मानने का, तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर तो भारी असर पड़ेगा। लेकिन इसका भी हमारे ऊपर कूटनीतिक ये में डिप्लोमेटिक असर पड़ने का उम्मीद है। उसको भारत को तैयारी करना चाहिए। जब पहलगांव के बाद मोदी जी ने जो 4 बड़े कदम उठाए थे, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है। और जो कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ठीक है, अब पाकिस्तान के ऊपर हमें हमला करना ही था चारों तरफ से। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी का इतिहास है,
और जो उसका ट्रीटी जैसे लिखी गई है उस हिसाब से हमें तैयारी करना पड़ेगा कि हम अपना जो पोजीशन है उसको हम कैसे उसका डिफेंड करें। कारण ये 3 लड़ाई पाकिस्तान के साथ हमारा हो चुका है। अगर पहलगाम को आप जोड़ें तो 4, 3 लड़ाई में भी ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं था। हाँ जी, और भारत ने जो बात रख दी है कि हमें उसको बायलेटरली आपस में उसको समझौता करेंगे शिमला एग्रीमेंट के तहत, जो शिमला एग्रीमेंट भुट्टो के साथ हुआ था, लेकिन वो भी इंडस वाटर ट्रीटी को अप्लाई नहीं होता है। कारण इंडस वाटर ट्रीटी जो संधि है ये शिमला एग्रीमेंट से पहले ही बना हुआ है 1960 में, और शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। तो ये अलग ही एक ट्रीटी है, और ट्रीटी के हिसाब से कोई भी हमारा जो तकरार है और लड़ाई है उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी इनका पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, प्रोविजन के हिसाब से, प्रावधान के हिसाब से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठा सकता है, और 2 बार बिठा भी है, 2010 में और 2013 में, और जिसमें उसमें कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया था इंडिया को कहा था कि हम डैम बना सकते हैं। वो डैम के ऊपर किशनगंगा डैम और एक मोरकेल डैम करके ये दोनों डैम को लेके रैटल डैम, ये दोनों को लेके पाकिस्तान ने विरोध किया था, लेकिन उसका ऐसे सुलझाया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भारत डैम बना सकता है, परंतु पाकिस्तान को जितना पानी चाहिए वो पानी भारत देना चाहिए। ठीक है ऐसे प्रोफेसर, करके मैं कोर्ट आपके ने पास रूलिंग किया था। मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि इंडिया से तो ट्रीटी, ठाकुर साहब, ये इसका थोड़ा सा ये पेचीदा मामला है, तो भारत को उसको तैयारी करना चाहिए। पाकिस्तान को तो ऊपर बुरी असर पड़ ही रहा है, लेकिन हमें जो इसका डिप्लोमेटिक असर पड़ना है उसको हमें तैयारी करना है। ठीक, मेरे साथ राकेश रोमन वरिष्ठ पत्रकार बने हुए लगातार। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डेटा हमें मिलना बंद हो गया है एमओयू के तहत जो पहले मिलता था, लेकिन इस डेटा से हमें कहीं ना कहीं चेतावनी के लिए, अलर्ट रहने के लिए, पुल के लिए, जो बांधों की सुरक्षा होती है, जल प्रबंधन के लिए डेटा बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं नुकसान कहीं तो होगा अगर ये डेटा हमें नहीं मिल रहा है तो। देखिए, चीन से मिलने वाले डेटा का आप जो बताए ना, चीनी लोगों की जो पॉलिसी है ना, वो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है। सबसे पहली बात तो ये। और आप ये मत सोचिए कि हम इतने मजबूर हैं कि उनके डेटा नहीं देने से हमें कोई बहुत फर्क पड़ेगा। हम चीन को अब डील करना सीख गए हैं पिछले कम से कम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। चीन क्या करेगा ये हमें पहले से पता होता है। चीन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप बार बार चीन पर उलझ रहे हैं, जबकि बात आज की जानी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ब्लंडर की थी, उसकी विश्व बैंक की मध्यस्थता में बैठकर अयूब के साथ, जो जनरल था आर्मी का, जो कि प्रेसिडेंट भी था पाकिस्तान का, उसमें समझौते किए गए थे। उस समझौतों के तहत भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। मेरा पानी है, हम भूखे रहेंगे और दूसरे को पानी देंगे, ये कैसे? हम प्यासे रहें और दूसरों को हम पानी क्यों पिलाएंगे? पहले हमें अपनी देखनी होगी। ठीक है, इंटरनेशनल, हम लोग ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की कदर करते हैं। तभी तो कल प्रधानमंत्री ने कहा है, पाकिस्तान की जनता को कल गुजरात की धरती से उन्होंने संबोधित किया है कि चैन से रोटी खाओ, मत पड़ो लफड़ों में, वरना हमारे पास हमारी गोली तो है। ठीक है, लेकिन राकेश जी, ये भी बात जानने लायक है, क्योंकि इसकी भी बहुत लोगों के अंदर उत्सुकता होती है। लोग कहते हैं कि ये नेचर है, ये प्राकृतिक है, आप पानी बंद नहीं कर सकते, आप पानी को हथियार नहीं बना सकते। लेकिन ये बात भी बहुत लाजमी सी कि 1960 के बाद से ऐसा नहीं है कि पहली बार युद्ध हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच पहले भी कई बार युद्ध हुए हैं, कई आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन पहले कभी भी इस तरीके के एक्शन भारत की तरफ से नहीं लिए गए थे इतने मजबूत। जी, आपने बहुत सही वैलिड पॉइंट उठाया है। अब आप कहेंगे कि मैं पीछे नहीं जाता हूँ ज्यादा। 26/11 होता है तो भारत ने रिटेलिएट नहीं किया था ना? जी, नहीं किया था, ये सबके सामने है। और क्यों नहीं किया था? ताकि मुसलमान खुश रहे हमसे। हमें सीधी और सपाट बात करनी चाहिए। हमें राजनेताओं की तरह ढक कर और छुपा कर बात नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हम अगर एक्शन लेंगे तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। मतलब कांग्रेस के हिसाब से आप सोचिए तो देश के मुसलमान को भी वो पाकिस्तानी समझते थे, या देश के मुसलमान को भी आतंकी समझते हैं, या देश के मुसलमान को आतंकियों का रिश्तेदार मानते हैं। यही साबित होता था ना। तो ये सरकारें अलग होती है, इस ये कह के आप नहीं बच सकते कि पहले नहीं किया गया था, अब क्यों किया गया। अब एक ऐसी सरकार है जो भारत के हितों का ध्यान रखती है। पहले भारत इकोनॉमी में 10वें स्थान पर था, चौथे स्थान पर है। तो परिवर्तन जो सरकारें में जिसके कार्यकाल में आ रही है उसको तो आप ध्यान देंगे ना। आज कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की धरती से क्या अपील किया, स्वदेशी अपनाने की। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का मत इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा कि आप वोकल फॉर लोकल वाली बात को दोहराइए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो सैन्य बलों ने किया उसको अब जन बल की ओर ला रहे हैं, वो आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक लीडर ने जो काम किया है उसके हिसाब से उसने पानी को स्थगित किया है। अब टेबल पर बात होगी, जी हम अब अपने एरिया में उनके लोगों को नहीं घुसने देंगे। जी हमारी जब मर्जी होगी तब हम पानी छोड़ेंगे, हमारी जब मर्जी होगी तब हम पानी रोकेंगे। हम क्यों, वो आकर जो देश हमारे इंसान को इंसान नहीं समझता, उसको जानवरों की तरह काटता है, उसको हम इंसान कैसे समझें। अगर वो इंसान है तो अपने आप पलने वाले उन जानवर टाइप के आतंकियों का समाप्ति करें, खात्मा करें, फिर हम भी बात करेंगे, हम भी पानी देने पर सहमत होंगे। लेकिन जब तक उनको आप डर नहीं दिखाइएगा, कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कहे ना, भय यूं हो न प्रीति। तो बात ये है, एक्शन जो होते हैं कोई मानवता के दुश्मन कोई नहीं होता, लेकिन आप जब हमारे निर्दोष नागरिकों का हत्या करेंगे तो हम भी तो एक्शन फिर लेंगे। तो सर वही वाली बात हो जाती है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर डीके गिरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं डीके जी आपसे जानना चाहूंगा, विदेश मामलों के खास जानकार हैं आप, इस चीज़ की अच्छी जानकारी दे पाएंगे। एमओयू की हम बात कर रहे हैं अभी, अगर तो एमओयू पहले भी कई दफ़ा रिन्यू हुए हैं, लेकिन 2022 के बाद से अगर ये एमओयू रिन्यू नहीं हो रहे तो इसके पीछे की क्या रणनीति आप चीन की समझते हैं? चीन का रणनीति तो स्पष्ट है। देखिए, वो समझने में, इसमें हर कोई को समझना चाहिए। चीन नहीं चाहता है भारत को आगे बढ़ने देना, और चीन भारत के साथ हमेशा गद्दारी किया है और धोखेबाजी किया है। और हमारा तो, मैं पहले ये भी कहा था कि कितने सालों से कह रहे हो, हमारा सबसे बड़ा खतरा जो है और दुश्मन जो है चीन है, बल्कि पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इसलिए तो पाकिस्तान को हम दबोच सकते हैं, लेकिन चीन हमसे इकोनॉमी से बड़ा है, शायद मिलिट्री में बड़ा हो, साइज में, लड़ाई में तो वो दिखी जाएंगी, लेकिन चीन जो है हमारा सबसे बड़ा खतरा है। और चीन से उम्मीद की जा सकती है कि भारत के खिलाफ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरुणाचल में, अपना अरुणाचल में जो जगह है उनका नामकरण भी उन्होंने कर दिया है। तो चीन के प्रति हमें चीन को हम निपट नहीं पाए हैं। नेहरू भी चीन से धोखा खाए, और मैं ये भी कहूँगा मोदी जी और जयशंकर भी चीन को निपटने में अभी तक चीन को नहीं फतेह कर पाए हैं, डिप्लोमेटिकली भी। तो इसी को हमें, हमारा पॉलिसी पूरा चीन के प्रति केंद्रित होना चाहिए, चाइना के ऊपर। और चाइना को हम लोग कैसे घेरें और दबोचें, तो उसी से ही हमारा भारत का शांति है। पाकिस्तान को तो हम निपट लेंगे, लेकिन चाइना को निपटने का हमें सोचना चाहिए। और कोविड के समय चाइना से जितना बिजनेस हमारे तरफ आना था, और लोग पूरा दुनिया में देख रहे हैं कि चाइना का विकल्प भारत बन सकता है, कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन उसमें हम खड़े नहीं उतरे हैं अभी तक। हमारा जो अफसरशाही है वो भी है, बिजनेस को आने नहीं दे रहा है। तो हमारा चाइना का विकल्प हमें जब तक, जितना जल्दी हम बन जाएं हमारे लिए मार्केट के हिसाब से उतना अच्छा है। तो बाकी ट्रीटी की जब आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, उसमें एक गुंजाइश है जिसमें हम उसको एग्जिट कर सकते हैं, एक तरफा भी हम उससे हट सकते हैं। जो वियना में लॉ ऑफ ट्रीटीज का एक कन्वेंशन बना है, दुनिया जितने भी ट्रीटी बनते हैं, लॉ ऑफ ट्रीटीज करके वियना में एक पास हुआ था। उसमें एक प्रावधान है कि एक्सट्रीम केस में, जहां बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा हो जाए, उसमें
कोई भी कंट्री उससे हट सकता है। अब हमारे लिए आतंकवाद एक एक्सट्रीम केस है, उसको हमें प्रूव करना है कि मासूम लोगों का जान लेना पाकिस्तान कर रहा है, इसीलिए ट्रीटी से हम हट सकते हैं। ठीक तो है सर, ठीक। ये फॉरेन मिनिस्टर तो जानता ही होगा, ये बहुत ही आम बात है, तो इसलिए उसको निपटे। और आपका जवाब यही दूंगा कि चाइना को निपटने का भी हमें तैयारी पूरी जोर से कर देना चाहिए। ठीक है सर। राकेश रमन जी मेरे साथ बने हुए। राकेश रमन जी, सिंधु जल संधि को निलंबित करने की बात सामने आई थी, एक समीक्षा करके, ये समीक्षा की दिशा में एक बड़ा जो निर्णय है वो लिया गया, लेकिन इस निलंबन को धरातल पर पूरी तरीके से उतारने के लिए अभी भारत को और क्या कुछ काम ग्राउंड पर करने की जरूरत है? जी, पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जो गिरी जी ने भी बहुत अच्छा बताया। चीन ने भारत के साथ उलझन किया है। चीन कभी भी सीधी नीति नहीं करता है, दोगली नीति अपनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के रहते उसने डोकलाम में भारत के साथ भिड़ने की कोशिश की, जिसमें भारत ने सफलतापूर्वक उसको पीछे धकेला। गलवान में, जो कि एक ट्रीटी है दोनों देशों के बीच, कि वहां पर कोई तरह का आर्म्स निवेशन का उपयोग नहीं होगा, तो उन लोगों ने बल्लों में तार फेंसिंग वाले लपेट कर अटैक किया। हमारे तो 20-25 लोग घायल हुए, मरे, लेकिन उनके तो हमने 80-90 मारा। तो हमसे भारत मोदी के राज में जब भी भिड़ा है, हमने चाइना को पीछे धकेला। हम कहाँ हारे थे? तो डिप्लोमेटिकली, जो पॉलिटिकली जो हमारे देश की पार्टियां हैं, उसके कारण हम हारते हैं। डोकलाम के समय जब वहां पर टेंशन चल रहा था, तो हमारे राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में हक्का नूडल खा रहे थे, पूरे अपने बहन प्रियंका वाड्रा, उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों के साथ। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया था, लेकिन चाइनीज एम्बेसी ने ही फोटो डाल दिया। तो बहुत सारी बातें हैं। चीन एक विस्तारवादी नीति पर चलने वाला देश है, उसके अपनी तरीके हैं, लेकिन भारत की राजनीतिक दल में वो भारत के प्रति कमिटमेंट नहीं दिखता, भारत का हित नहीं दिखता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपके सवाल थे सिंधु को लेकर कि और क्या किया जा सकता है। अभी हम स्थगित किए हैं। हमारा, देखिए, भारत का ये इंटेंशन नहीं है कि हम उनको पानी नहीं दें, लेकिन जो हमारे हिस्से का पानी है वो तो हम लें। उसके लिए कुछ बनाने की कोशिश ही नहीं की गई थी। लेकिन फिर वही बात आती है 1960 जवाहरलाल नेहरू की। अभी आप गौर किए होंगे, जब विदेश जा रही थी डेलीगेशन, तो निशिकांत दुबे ने एक डिक्लासिफाइड टेलीग्राम अमेरिका का उसको सार्वजनिक किया था। डिक्लासिफाइड का मतलब ये वैसे डॉक्यूमेंट जिससे 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। तो इसी तरह का वो एक डॉक्यूमेंट था। डिक्लासिफाइड होने के बाद वो 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, टेलीग्राम है, जो कराची से यूएस भेजा गया था। उसमें नेहरू जी ने जो हमारे हिस्से का जम्मू कश्मीर है, उसके कुछ एरिया जहां पर ये डैम है किशनगंगा के आसपास, सारा पाकिस्तान को देने की सहमति बना रखी। तो अब आप क्या कहा जाए, तो सुधारते सुधारते सुधारी जा रही है। और इंडस वाटर ट्रीटी का स्थगन का फैसला एक गेम चेंजर फैसला है, आप ये मान के चलिए। बिन पानी सब सून। और मोदी जी बहुत पहले से कहे थे टॉक एंड टेरर, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो नहीं बहेगा। अब इतना के बाद अगर पाकिस्तान सुधर गया, तब तो चलिए पानी भी उनको मिल जाएगा। लेकिन राकेश जी, जो मेरा सवाल था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो निलंबन किया गया है, इसको लेकर के अभी हमें ग्राउंड पर किन चीजों को लेकर बहुत सारे काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि जब इन्हें धरातल पे पूरी तरीके से उतारेंगे हम इस निलंबन को, तो देखिए, निलंबन के अलावा पानी को रिस्टोर करना, अगर हम पानी रोक लेंगे, मान लीजिए नहीं जाने देंगे,
तो उतना पानी हम कहाँ यूज में लाएंगे? हमारे यहाँ भी तो पानी के लिए रोज पंजाब हरियाणा लड़ रहा है, हिमाचल लड़ रहा है कि तो मेरे सर हिस्से इन्हें का पानी डाइवर्ट भी छोड़ो, करने की मेरे। जरूरत पड़ेगी, मतलब इनकी दिशाएं बदली जाए देखो, पानी की। अब हमारे पास तो पानी की जरूरत है, हम तो पानी के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एक कैनाल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन एक दिन में नहीं बनते ये। ठीक है सर, 30 सेकंड बनते में बात बनते खत्म वर्षों। कीजिएगा क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है सर। जी, तो बनते बनते बनेगी, बरसों से ये तैयारियां करनी पड़ती है। तो अभी सस्पेंड है, अभी हम अपने मर्जी से पानी को छोड़ेंगे, अपने मर्जी से बंद करेंगे। ऐसा करके हम डिसिल्ट कर लेंगे कम से कम। ठीक है। डिसिल्ट हो जाएगा, कार निकल जाने से पानी का स्टोरेज बढ़ जाएगा। ये डिसिल्टिंग के कारण हम केवल उस रिजर्वायर का 10% अभी उपयोग में ला पा रहे हैं, जो कि बढ़ जाने से पानी का एक संतुलित रूप से ठीक है बंटवारा राकेश हो जी, तो ये पाएगा। साफ है कि अब भारत पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम है और हर वो कदम उठाएगा जिससे अपने देश में सुरक्षा को मजबूती से रखा जाए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद।